हम लोग कहाँ चल रहे थे भाई मैथ में? विविध में 9 तक हो गया था ना। चलिए विविध प्रश्नावली 3 क्वेश्चन नंबर 10। चलो ध्यान दो। कहता है एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई तथा जेड का उत्पादन करता है। ठीक है, 3 प्रकार का उत्पादन वो करता है। कोई निर्माता कुछ बनाने वाला है, 3 प्रकार का वस्तु का निर्माण करता है। जैसे इसमें कि लिखा है इसने एक्स का, वाई का और जेड का उत्पादन करता है, मतलब वो बनाता है। जैसे मान लो कुम्हार लोग दिया नहीं बनाता है, उसी तरह का मान लीजिए कि बहुत सारा चीज 3 प्रोडक्ट, 3 प्रकार का प्रोडक्ट वो क्या कर रहा है, बना रहा है, जिन पर वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। यानी 2 बाजार है, 2 तरह के बाजार में क्या कर रहा है, वो विक्रय कर रहा है, यानी बेच रहा है। ठीक है, लेट काहे आते हो जो तुम लोग? बैठो, जल्दी बैठो। रिदम तोड़ देते हो पढ़ाने का। तो वस्तुओं की वार्षिक बिक्री यानी एक वर्ष में कितना बेचा, यही ना, वार्षिक बिक्री नीचे सूचित की गई है। देखिए हम लिख देते हैं, जो इसमें बना हुआ है उसको लिखते हैं पहले। यहां लिखा है बाजार, फर्स्ट और सेकेंड बाजार है। ठीक, यहां पर लिखा है उत्पादन। अब क्या उत्पादन है कि 10,000 है ना, फिर है 2,000, फिर 18,000, और बोलिए दूसरे बाजार में 6,000, फिर है इधर 20,000, फिर इधर है 8,000, है ना। ये 2 बाजार में वस्तु है एक्स वाई जेड। ये एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है और ये जेड वस्तु है ना। 3 प्रकार का वस्तु है। इसका उत्पादन का ये संख्या है। क्या है? उत्पादन का संख्या है, जो कि बाजार फर्स्ट में इतना एक्स को बेच रहा है, बाजार फर्स्ट में वाई उत्पादन इतना बेच रहा है, बाजार फर्स्ट में जेड उत्पादन इतना बेच रहा है। तो 2 बाजार में बेच रहा है, वो विक्रय करता है। और ये साल भर का विक्रय है। कितना का है? साल भर, यानी एक साल में कितना वस्तु बेच दिया उत्पादित करके, वो लिखा गया है। अब आगे पढ़िए। अब कहता है 2 प्रश्न है इसमें बेटा। पहला है कि यदि एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई पर विक्रय मूल्य, प्रत्येक इकाई पर विक्रय मूल्य RS 2.5 रुपया, RS 1.5 रुपया और RS 1 रुपया है, तो प्रत्येक बाजार में कुल रेवेन्यू, है ना, आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात करें। कहने का तर्क समझो बेटा। इसके पास इतना उत्पादन है जिसको उसने 2 बाजार पे लगाया, 2 बाजार में बेचा। ठीक है, और प्रत्येक इकाई का मूल्य दिया। जैसे मान लो कि ये 10,000 है वस्तु फर्स्ट बाजार में जो बेचा, इसका जो मूल्य है वो अलग है, एक्स पर अलग है। प्रति इकाई मतलब एक इकाई का, कितना का? एक इकाई का मूल्य दिया है समथिंग। फिर वाई वाला जो है उस पर इकाई अलग है, फिर जेड वाला जो है उस पर इकाई अलग है। जैसे मान लो सिंपल सा बात है कि हम मार्केट गए, ठीक है, हम लिए पेन, हम लिए किताब, हम लिए क्या, और कॉपी, मान लो कॉपी लिए। ये 3 अलग अलग प्रकार की चीज हमने खरीदे। तो यहाँ इसको मान लो एक्स, इसको मान लो वाई, इसको मान लो जेड। पेन मान लो हमने खरीदा 10 गो, किताब मान लो खरीदा कितना, 5 गो, और कॉपी खरीदा 8 गो, खरीदा ना। और ये 10 है, 10 मतलब आपने पेन 10 खरीदा है, तो 10 इकाई पर मूल्य होगा ना जी, कि इस वस्तु पर इसका मूल्य कितना है। तो प्रति इकाई दिया है, प्रति इकाई मतलब एक का मूल्य, तो 10 का मूल्य क्या करोगे, मल्टीप्लाई। मान लो इसका मूल्य होता है 5 टका, तो 5 से क्या कर देते हैं, गुना।
फिर किताब का मूल्य मान लो 100 रुपया है, तो 100 रुपया को 5 से क्या कर देते हैं, प्रत्येक इकाई में गुना। फिर कॉपी का मूल्य मान लो 20 टका होता है, तो 20 रुपया से क्या कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं। और टोटल का था तो इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। यही ना करते जी। तो सेम सवाल तो यही है। इसके तरह का एग्जाम्पल हम लोग ढेर सारा बनाए थे ना, लेसन वाला भी बनाए थे। तो अब कहता है कि प्रति इकांक मूल्य यानी प्रति इकाई पर मूल्य समथिंग समथिंग दिया, एक्स का मूल्य इतना दिया है, वाई का मूल्य इतना दिया, जेड का मूल्य इतना। एक्स का मूल्य दिया है 2.5 रुपया, वाई का क्या दिया 1.5 रुपया, और जेड का क्या दिया 1 रुपया। तो इसको आव्यूह विधि से बनाना है ना, किस विधि से, आव्यूह विधि से। तब इसको कैसे लिखेंगे, देखो अब लिखने का तरीका बता देते हैं। ये आपका उत्पादन है, ये क्या है, टोटल उत्पादन है। तो उत्पादन को लिख देते हैं एक आव्यूह मानकर, उत्पादन को एक आव्यूह मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं ए, जिसमें सजा देते हैं संख्या को 10,000, फिर 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, हटाओ इसको, 8,000। ये इसको एक आव्यूह मान लेते हैं बेटा उत्पादन को। अब प्रति इकाई का विक्रय मूल्य उसको मान लेते हैं हम बी, क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। इसको देते हैं, ये रो में है तो उसको क्या कर देते हैं, कॉलम में। तो 2 पॉइंट कितना 50, 1 पॉइंट कितना 50 और 1.00, ऐसे ही शायद लिखा है बेटा, है ना। ये आपका प्रति इकाई मूल्य है, विक्रय मूल्य जितना में बेचा, और ये है उत्पादन यानी जितना वस्तु का उत्पादन किया और बाजार फर्स्ट और सेकंड में बेचा। क्या हुआ बेटा, किसको, इसको, हाँ ए को। अगर ए को कॉलम में लिखेंगे तो ये भी हमें देखना होगा बेटा क्या हमारा मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि गुना करके देखना पड़ेगा। एक बार करके देख लेते हैं, आपकी का बात मान लेते हैं। जैसे अगर मान लो इसको तुम किस में लेते, कॉलम में लेते, ऐसे करके, तो 1 2 3 रो हो जाता, और कॉलम कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते। और इसको तुम क्या कर रहा है, किस में लेना है, रो में, ऐसे करके, तो क्या हो जाता, 1 रो और 3 कॉलम। देखो मल्टीप्लाई का सिचुएशन ही नहीं लगेगा। मल्टीप्लाई का नियम क्या है कि इसका जो स्तंभ है इसके पंक्ति के, यानी इस तरह आप लिख ही नहीं सकते। अब कहोगे सर ये हो जाएगा, हम दिखाते हैं इसको भी। कितने रो हैं, 2 और कॉलम 3। ये कितने रो हैं, 3, और कितने कॉलम कितने हैं, 1। रो हो गया कितना 3 और कॉलम कितना 1। देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसका जो स्तंभ है इसके पंक्ति के, इसीलिए बेटा ऐसा लिखना पड़ता है। लिख दिया ना उसने, बीजगणित का प्रयोग करें, आव्यूह बीजगणित का प्रयोग करें। तो आव्यूह कब लगेगा, गुना कब होगा, जब ऐसे करके कर लिखेंगे उसको, तभी तो आया समझ में। चलिए अब हमें निकालना है लागत। क्या निकालना है, नहीं लागत नहीं, आय बोल रहा है ना। टोटल रेवेन्यू कितना मिला, टोटल रेवेन्यू यानी बेचने के बाद उसको कुल मूल्य कितना मिला, कुल आय कितना वो पैसा कमाया। आय मतलब क्या, कमाया, वही ना। चलिए तो आय लिखते हैं, कुल इनकम उसका। तो कुल आय, कुल आय, कुल आय का मतलब क्या हो गया, जोड़ोगे, गुणन होगा जी। ए को बी से क्या करना पड़ेगा, गुना। वो खुदे ऑटोमेटिक रो और कॉलम गुना होकर के ऐड हो जाता है। अभी समझाए ना वो बात। तो कुल आय को एक सी आव्यूह मान लेते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ए गुना बी, ए गुना बी कर डालो, कुल आय आ जाएगा। तो ए आपका कितना है 10,000, 2,000, लिखना ही ज्यादा पड़ता है सब सवाल में। 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। मल्टीप्लाई किससे करना है भाई, 2.50, 1.50, 1 ही लिखे, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। अब रो कॉलम करते रहिए फटाफट। तो क्या होगा भाई, गुना करवाओ जरा, रो को कॉलम से क्या होगा बोलो। हाँ 10,000 गुना 2.5 कितना होगा, 10 दूनी 20, अब 20 5 25, ये ना होगा 25,000 ना होगा। नहीं समझे, नहीं समझे, गुना करने नहीं आता है। देखो कैसे हुआ,
25 को सीधा 1 से गुणा कर दो तो ये 25 हो गया। क्या को सुना लगेगा? 1 2 3 है वो लगेगा। 1 2 3 4, एक 4 यहाँ लगेगा। 1 2 3 4 गो, एक उसका भी तो लगेगा 5 गो। क्या अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद दशमलव, कितना हुआ? 25,000। ये तो हम बोल रहे थे, आया समझ में? हो गया। अब इसको करो प्लस 2000 गुना इतना, कितना? 2000 है ये। 2000 को 1.5 से गुना करेगी 30,000 पुर जाएगा। 3,000 होगा रे। कितना? 3,000 प्लस, तुम लोग का गुना भाग सही नहीं है। 18,000 गुना 1, हाँ ये तो बोलबे न करेगा, हल्का मट्टी भी लियो कोड़े। चलो 6,000 गुना 2.5, 6 दूनी 12 और 3, ऐसे भी तो निकाल सकते हो। प्लस 20,000 गुना 1.5, 30,000, ये 30,000 होगा, यही ना। प्लस 8,000 गुना 1, 8,000 आ गया। चलो भैया सबको जोड़ो, 25 और 18,000 कितना हुआ? फटाफट जोड़ो। 43 और 43 और 3, 46,000, 46,000 रुपया हुआ। 15, 30 और 8 कितना? जोड़ लिए? 5 3 8, 8 8 और 8 कितना बोले? 53,000। चलिए 53,000 हो गया। ये क्या निकला? ये निकला कुल आय, यानी इतना वस्तु बेचने के बाद, या सुनो क्या हुआ, इतना वस्तु बेचने के बाद इस विक्रय मूल्य से, इस रेट से प्रति एकांक पर उसका कुल आय कितना हुआ? इतना हुआ। समझे कि पहले बाजार पर वो कितना कमाएगा और दूसरे बाजार पर कितना कमाएगा, क्योंकि ये पहला मार्केट में इतना लगाया था ना, और इसमें क्या लगाया था? दूसरा मार्केट में। तो पहले बाजार पर उसको कितना कुल आय हुआ? 46,000, और दूसरे बाजार पर कितना उसको आय हुआ? 53,000। कोई दिक्कत क्या? चलिए इसको नोट करिए आप लोग। चलो जी, हाँ आ गए इधर से। अब दूसरा सवाल क्या है इसमें? कहता है यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत, इस बार लागत दिया है, उस समय क्या दिया था? विक्रय मूल्य, मैंने उतना में बेचा, उतना में। इस बार लागत दिया है कि उसका पैसा उतना उस वस्तु को बनाने में लगा है। बस समझे ना, लागत मतलब क्या होता है? किसी वस्तु, मान लो कि आप बेंच जैसे बैठे हो, इसका एक लागत भी होगा जो इस पे खर्च गिरा होगा, और उसका अपना इनकम भी होगा जितना वो कमाया। मान लो कि अगर ये 1500 में बेंच डेस्क बनाया होगा, हमको 2500 में बेच दिया, तो वो विक्रय मूल्य उसका हुआ जो बेचा जितना में हमको। अब उसका कुछ लागत है, मान लो 1500 लागत है। अब पूछ रहे कि उसको लाभ कितना हुआ इस स्थिति में। इस स्थिति में उसको लाभ क्या हुआ? कहोगे सर कि जितना उसका विक्रय मूल्य था, जितना उसका विक्रय मूल्य था उसमें लागत का मूल्य क्या कर दिए? घटा दिए, तो उसका लाभ निकल गया। क्या निकल गया? यही पूछ भी रहा है इसमें, आगे देखो ना। कहता है यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत यानी कॉस्ट जो है क्रमशः दिया गया है 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा, तो कुल लाभ बताइए। क्या बताइए? कुल लाभ। अब लाभ का सेंस समझा दिए ना, कि आय में टोटल जो बेचने के बाद उसको पैसा मिला था, विक्रय करने के बाद पैसा जो मिला था, उसमें उसकी लागत को क्या कर देना है? घटा देना। वो क्या निकल जाएगा बेटा? लाभ। यही होगा, प्रॉफिट तभी तो आता है ना। अब देखो, तभी यही उत्पादन तो यही है, बस यहां पर विक्रय मूल्य की जगह क्या लिखना है? लागत। ये पहला सवाल था ना, ये पहला था, ठीक है। अब तो इसको दूसरा बनाना पड़ेगा। दूसरा सवाल, उत्पादन वही रहेगा, प्रति इकाई का यहां क्या लिखोगे? लागत। क्या लिखोगे? लागत लिख दो। यहां पर उसको एक नया आप भी कोई मान लो सी, क्या मान लो? सी तो हो चुका है, डी मान लो। क्या मान लो? डी मान लो। और इसका लागत का प्रति इकाई मूल्य क्या बेटा? बोलो तो। 2 1 1.5, 2 1 1.5, 50 पैसा को 1.5 लिख सकते रुपया में, क्योंकि ये रुपया में है बेटा, ये भी रुपया में, तो इसको भी रुपया में बदल दिए। 1.5 रुपया, सॉरी हाफ, यानी आधा नहीं, 50 पैसा का उसको बदल दिए। 50 पैसा है, इसको रुपया में बदलेंगे, किससे भाग लगाएंगे? 100 में, तो 50 दूनी हो गया, 1/2 हो गया। चलो
प्रति इकाई का लागत हो गया, उत्पादन हो गया। अब क्या चाहिए आपको? कुल लागत। क्या चाहिए? कुल लागत। तो यहां कुल आय की जगह क्या दे दोगे? कुल लागत। भैया लागत पहले तब ना लाभ। लाभ कैसे निकलेगा? अभी क्या बताए हम आपको? जितना तुम्हारा विक्रय मूल्य हुआ, जितना में तुम्हारा टोटल आय हुआ, उसमें तुम क्या करेगा? लागत वैल्यू घटा देगा, तब ना बेटा लाभ आएगा। तो पहले तुमको लागत निकालना पड़ेगा ना, कि प्रत्येक इकांक वस्तु में, सभी वस्तु में कितना तुम्हारा लागत मूल्य निकला, कितना तुम लागत लगाए थे। तो लिखेंगे कुल लागत। इसका कुछ नाम दे दो आयु के रूप में। हाँ, इन्वेस्ट जो किया वही उसका लागत होगा। लाभ निकल जाएगा। तो लागत पर निकालना पड़ेगा ना आपको, कि इतना वस्तु में आप कितना पैसा लगाए हैं तब। तो लागत, इसका कुछ आयु नाम दे दो। ए बी सी हो गया, डी हो गया, यहाँ ई दे दो। क्या दे दो? ई दे दो। चलो अब ई भी निकालेंगे तो आखिर क्या करेंगे? ए और डी का मल्टीप्लाई करेंगे। ए और डी का मल्टीप्लाई करेंगे, तब ना आपका क्या निकलेगा? कुल लागत। तो अब यहां पर ये चेंज खाली हो जाएगा। क्या होगा बोलो? 2 1 हाफ, यही ना? थोड़ा ब्रैकेट हमको औकात में देना चाहिए। कहता यस सर। बारे आज मोना नहीं आया ना? ठीक है। अच्छा, हाँ सही है, अच्छा है। वीडियो देखेगा बाद में सुनेगा, कहेगा सर मेरा बुराई करते हैं। अब बुराई उसके मुंह पे करते हैं, पीठ पीछे वाला कोई बात है? अब 10,000 गुना 2 20,000 प्लस 2,000 गुना 1 18,000 गुना आधा 9,000। दुर्गरो तुम लोग हो गए। कहते जी सर। अब इसको करो 6 दूनी 12,000 प्लस 20,000 गुना 1 20,000 और 8,000 गुना 1 डेढ़ कहते हैं, आधा भैया 4,000। ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए। 20,000 9 29,000 29 2 कितना? 31,000 12,000 20,000 कितना? 32 और 4 36,000। सही किए ना? ये आपका क्या निकला बेटा? पहले बाजार के वस्तु पर लागत, पहले बाजार के वस्तु पर, और ये दूसरे बाजार के वस्तु पर लागत। अब क्या चाहिए आपको? लाभ। क्या चाहिए? लाभ। तो निकाल दीजिए लाभ। तो लाभ बराबर क्या होगा? लाभ भी तो एक आयु होगा। तो लाभ बराबर क्या? इसका कुछ नाम दे दो ना। इसका नाम देते हैं एक्स। कहते हैं बड़ा वाला एक्स। तो क्या होगा? विक्रय मूल्य, यानी ऐसे कह लो कुल आय, कुल आय माइनस कुल लागत, कुल लागत, यानी आपका जो रेवेन्यू हुआ और जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस वस्तु पर, वो माइनस कर दिए। अब कुल आय बेटा कितना था जरा बोलना तो? 46,000 और 53,000। ठीक है। और माइनस कुल लागत 31,000 और 36,000 इन है। अब घटाइए 46 में 31 कितना? 59 कितना? 15,000 और 53 में 36 17,000 17,000। अब कोई पूछ लेगा कि कुल आपने कितना लाभ कमाया दोनों बाजार पर, इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बोलो कितना होगा? 7 5 12 2 32,000, यानी हाँ सुनिए ना बात को। आखिर दोनों बाजार में वस्तु कौन बेच रहा है? वही इंसान ना। तो लाभ किसको होने वाला है? उसी इंसान को होने वाला है। तो वही हुआ कि ये पहले बाजार में 15,000 का उसको लाभ होगा, दूसरे बाजार पर 17,000 का। अगर पूछेगा कुल उस आदमी को क्या लाभ हुआ, कहोगे कितना हजार का? बात दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों बाजार का इनकम। कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए बेटा इसको। देखिए शांत रहो बुतरुओं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कहता है आयु एक्स ज्ञात करें यदि,
देखो इसने क्या कहा है, भाई दिया है x 1 2 3 4 5 6 बराबर -7 -8 -9 2 4 6 है, ये है। तो कहता है x एक आव्यूह आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, समझे। x एक आव्यूह है, ये क्रॉस का चिन्ह नहीं है, x आव्यूह का चिन्ह है वो, ये x आव्यूह को निकालना है। इसके पहले भी शायद एक इस तरह का हमने प्रश्न पढ़ा था, देखो ना, जहां पर CD माइनस AD बराबर कुछ समथिंग समथिंग लिखा था, जहां पर D आव्यूह ज्ञात करना था, हम लोगों को पढ़े थे ना जो वो 2x2 का हुआ था तो उसमें क्या था कि वो साधारण था, 2x2 का पता चल गया था कि इधर भी गुना 2x2 से हो रहा है तो आगे भी 2x2 से ही होगा, पता चल गया था। लेकिन यहां देखो तुम कुछ कह सकते हो क्या, यहां क्या है, ये x कितने कोटि का आव्यूह होगा हमें पता है क्या, ये पता है कितने कोटि का, ये 2x3 का है, और इसका जो ये दोनों का गुणनफल है वो कितने कोटि का है, ये भी 2x3 का है। तो बच्चे कहेंगे सर ये भी 2x2 का, ये भी 2x2 का, तो इसको भी क्या कर लो 2x3 मान लो, 2x क्या मान लो 3 मान लो। जरा ये देखकर भी समझो कि क्या ये संभावना सही है, सोचना थोड़ा सही है, देखते हैं, सोचते गलत, पहले गंदी बातें तब अच्छी बातें करेंगे। दो आव्यूह का गुणनफल कब संभव है, जब इसका स्तंभ इसके पंक्ति के, लो गलत हो गया, खत्म। यानी आप जो ये बातें सोच रहे थे वो गलत हो गया, ये होगा ही नहीं। यानी आप जो कह रहे थे सर ये भी 2x3 का, ये भी 2x3 का है, तो आप इसको भी 2x3 का ले लो, बन जाएगा सवाल, हो ही नहीं रहा ना, कहां हुआ, गुना संभावना ही नहीं है। आप कहोगे सर एक बात और भी तो सीखे थे कि अगर ये आव्यूह और ये आव्यूह दोनों एक जैसा कोटि का तो गुना होगा, नहीं, हमने वहां सिखाया था वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होगा तब जाके दोनों गुना हो सकता है। तो ये वर्ग आव्यूह नहीं है और ये भी वर्ग आव्यूह नहीं है, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो चलो इसको नहीं सोचो, इसको तो सोचो, क्या ये वर्ग आव्यूह है, रो कॉलम समान है, तो ये भी नहीं होगा। तब कहोगे सर क्या होगा, अब हम बताते हैं क्या होगा अब वही होगा जो हम कहेंगे, सिर्फ ध्यान रखना बेटा। अगर मान लो ये किसी कोटि का आव्यूह नहीं पता है तो इसको m×n तो कह सकते हैं कि चल भैया ये m×n का ये क्या है, कोटि वाला आव्यूह होगा ना। अब तब सोचने पर अब दिमाग लगाते, सारा दिमाग लगाते हैं, तो ये दो आव्यूह तभी गुना हुआ होगा जब इसका मान इसके मान के बराबर हुआ होगा, हाँ कि ना। तो कहोगे सर n बराबर क्या हुआ होगा, एक निष्कर्ष पर हम पहुंचे, यानी इसका n हमको पता चल गया। अब m पता करना है, यानी पंक्ति को पता करना है, कितना पंक्ति वाला होगा, स्तंभ पता हो गया, कितना स्तंभ है उसमें, अब क्या पता करना है, पंक्ति। अब वो पता करेंगे कैसे, ये देखो, जब ये दोनों बेटा गुना होता था, ये जो दोनों गुना होता था उसका जो रिजल्ट होता था गुना होने के बाद आव्यूह का, उसका क्या रिजल्ट होता था, कहते थे सर जो अब ये बच गया, जो ये बच गया, ये होता था, यानी ये दोनों जो गुना होगा ये इसके बराबर होगा, ये दोनों गुना करो, m× क्या बच गया 3, वो किसके बराबर होगा 2×3 के, वही ना भाई, ये दोनों गुना करेंगे तो इसके बराबर होगा ना, तो इसका कोटि क्या बनेगा, जो बच गया m×3, तो वो क्या बना 2×3। अब तुलना करो, अब क्या करो तुलना, अब देखो ये 3 के बराबर है, इसका पंक्ति, इसका स्तंभ इसके स्तंभ के बराबर है, तो इसका पंक्ति भी तो इसके पंक्ति के बराबर होना चाहिए, तो m बराबर भी क्या आ गया, समझ आया बेटा। सवाल बड़ा अच्छा है ये वाला, ये टेस्ट में रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा। समझाते हैं, बिल्कुल समझाते हैं। ये क्वेश्चन एगो लिख कर दिए, 5 नंबर का रहेगा ये, हाँ इस तरह का क्वेश्चन, एगो पेपर लिख हो गया
चलिए इसको मैं पुनः फिर से समझाता हूं बेटा, दिमाग लगाओ। ये हमको पता नहीं ये आव्यूह कितने कोटि का होने वाला है रे बजलोड़िया, इन्हें देख बता रहे गप कर रहा है, बता रहे गप कर रहा है, बिना टॉनिक के मुंह फुला देबो। बात में मट्टी डालते हैं क्या? तो ये अगर हमें पता नहीं बेटा, ये तो पता है कि कोई भी आव्यूह m क्रॉस n का ही होता है, इंडिकेट करने का तरीका है इसको। अब उसको बोलना पड़ेगा अलग से, देखो मौना हवा को इधर एकदम नजर, इधर नजर हटेगा चट देना लगेगा। हाँ बेटा बताते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मजा आ जाएगा। और ये भी एक आव्यूह है जो कि स्पष्ट कितने कोटि का है बेटा? 2 क्रॉस 3 का, हाँ कि ना? और ये दोनों का जो गुना होकर के रिजल्ट आया है ये कितने कोटि का है? 2 क्रॉस 3 का। हाँ अब आप बोलो बच्चे क्या बोल रहे थे? x नॉट ए कांस्टेंट वैल्यू, x इज ए मैट्रिक्स। डू यू अंडरस्टैंड बच्चे? अगर वो अदिश राशि होता, कांस्टेंट वैल्यू होता, देन मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट। अंग्रेजी देख रहे हो मेरा? फिर भी कभी घमंड करते हैं, देखिए बेटा कभी ना। अरे संतानी। अब देखो सोचते हैं, अब बहुत सारी बातों को सोचना है यहाँ पर कि ये दोनों आव्यूह कब गुना हुआ होगा। कहोगे सर ये तब हुआ होगा जब कि, क्योंकि देखो ये गुना जब तक बेटा ये नहीं हुआ होगा तब तक ये कैसे आएगा? गुना हुआ होगा तब तो रिजल्ट आया है। लेकिन ये अभी पता नहीं है कि ये x कितने कोटि का आव्यूह है और इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट हैं। लेकिन ये पक्का पता है कि x आव्यूह है, इसमें एलिमेंट भी हैं, तब गुना होकर ये आया है। बात फाइनल है ना? अब यही सोचना कि ये दोनों क्यों गुना होगा। क्योंकि सर ये इसका जब स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर हो, क्योंकि सर n बराबर 2 ये होगा तब जाके ये दोनों मुंसा गुना होगा। अब कहेंगे हम गुना तो होगा, लेकिन इन दोनों का जो आउटकम आएगा बेटा वो कितने कोटि का आएगा? कहोगे सर जो बच गया, कहोगे सर m क्रॉस 3 का। समझ रहे हो ना सब बात? और ये जो आउटकम है ये आखिर किसके बराबर है? ये 2 क्रॉस 3 के बराबर है ना? और इस कैसे पता चला? देखिए इसका स्तंभ इसके स्तंभ के बराबर है ना, तो इसका मतलब m बराबर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसका मतलब साफ और सुथरा पता चला कि ये जो x आपका आव्यूह है वो 2/2 का होगा, यानी 2 क्रॉस 2 का होगा। पंक्ति भी 2 होगा और स्तंभ भी। पकड़े बात को बेटा मेरे लाल सब? कोई तकलीफ? हाँ तो रेज को हम कहाँ के लिए हम रज को। अब मान लेते हैं ये जो x, अब एक आव्यूह हम लेंगे, क्या लेंगे? 4 एलिमेंट वाला। कितने एलिमेंट वाला? जिसमें 2 गो रो होंगे और 2 गो कॉलम होंगे। क्या लोगे? कुछ भी मान लो, a b x y, ये कर लेते हैं। a को b से, a को b से, b से प्लस प्लस, हाँ ठीक है चलो। आप कैसे भी मान सकते हैं, a b c d मान लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक। और ये आपका कितना है? -7 -8 -9। ये बहुत लग रहा है सटा सटा। एक काम मैं करूं क्या? ये तो आप लोग सोचोगे सर डायरेक्ट यहाँ कैसे रखें। चलो मान लेते हैं, माना कि x जो एक आव्यूह है हमारा वो है a b c d। इसमें 4 एलिमेंट है। ये कितने कोटि के हैं? 2 क्रॉस 2 के हैं। अब लिखते हैं चूंकि क्या जो ये कंडीशन दिया है तो x का मान क्या? a b c d। अब ये है आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये है आपका -7 -8 -9 2 4 6। चलिए अब मल्टीप्लाई करके हम ABCD का मान निकालते हैं। चलिए तो रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, क्या होगा बेटा? a + 4b, हाँ कि ना? फिर 2a + 5b, हाँ कि ना? 3a + 6b। बेटा तुम समझ रही हो ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है।
6 प्लस 6 कर सी प्लस 4d, फिर 2c प्लस 5d, और बोलो 3c प्लस 6d। हाँ कि ना? कोई दिक्कत? बराबर -7 -8 -9 2 4 6। कहीं कोई तकलीफ है बेटा? अब ये आव्यूह क्या इस आव्यूह के बराबर है? क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 3, इसमें भी 2 रो हैं और 3 कॉलम। तो जब 2 आव्यूह समान होते हैं बेटा तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं? समान होते हैं। तो अच्छा देखो, हमें बेसिकली चाहिए ए बी सी डी। अब कहोगे सर ए बी के लिए आपके पास 3 इक्वेशन बन जाएगा। ए बी के लिए 1 2 3 गो, सी डी के लिए भी क्या गो? 3 गो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो 2 ही इक्वेशन चाहिए ना। अगर किसी 2 चीज का हम मान निकाल रहे हैं, जैसे एक्स वाई का मान निकालते तो 2 ही समीकरण होना चाहिए था। अगर हमारे पास 3 अवेलेबल है तो और अच्छा बात है ना, किसी 2 को पकड़ेंगे मान निकाल लेंगे। बात समझे नहीं समझे? यहां लिख देते हैं संगत अवयव समान है या समान होंगे, क्योंकि दोनों अवयव क्या हैं ना। संगत अवयव क्या होंगे? समान होंगे, कि ये समान कोटि के हैं। तो अब एक काम करते हैं, ये किसके बराबर ले लेते हैं? अब इसको भी तुम ले सकते हो, लेकिन हमको ये लेना आसान लग रहा है, क्योंकि देखो 3 दोनों में कॉमन हो जाएगा, हल करना आसान है। तो ले लेते हैं a + 4b को मान लेते हैं किसके बराबर? -7 समीकरण, और 3a + 6b बराबर -9 समीकरण, है ना? कि कॉमन लेना आसान हो जाएगा बेटा। ठीक, अब नीचे वाला भी देखो, c + 4d बराबर कितना? 2 समीकरण 3, और इसको भी ले लो फिर से, 3c + 6d बराबर 6 समीकरण 4। अब हमसे समीकरण अगर तुम हल करवाते हो, इससे खराब विद्यार्थी कोई नहीं होता है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करिए, किसका मान आ जाएगा? ए और बी का। समीकरण 3 और 4 को बेटा हल करिए, किसका आ जाएगा? सी और डी का। इतना आप लोग से उम्मीद करेंगे कि निकाल के बताओ मुझे। ठीक है, उतारो और निकाल के बताओ ए बी सी डी का मान। चलो जी। ए बच्ची, उम्मीद करते हैं आप लोग निकाल लिए होंगे, नहीं तो निकालिए भाई, ये सब पूछते हैं, गंदी बात है। तो ए का मान आप कितना निकाले? बोलो 1, बी का -2, सी का, डी का, है ना? तो ये किसका मान निकला? जो आपने x एक अवयव माना था उसी का मान निकालना था। लिख देंगे इसीलिए x बराबर, x का मान 1 -2 2 0, यही ना था बेटा? a के जगह पर 1, b के जगह -2, c के जगह पर क्या 2, और d के जगह पर 0। ये आपका आंसर हो गया। समीकरण सवाल बनाने नहीं आ रहा है, दिक्कत है। समीकरण सीखिए, क्लास 10 करने हो तो मैथ बनाइए एक बार, समीकरण वाला, प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रज गुणा सब बनाइए। हाँ, 3.2 में है, 3.1 से स्टार्ट है मान के चलिए उसको। ठीक है, चलो नोट कर लो।